स्टूडेंट, हमारा अगला जो टॉपिक है वो होगा टेंस का एक भाग है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। कल हमने देखा था प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल दोनों एक ही बात है। उसमें बताया था मैंने आपको कि किस प्रकार से उसकी हिंदी पहचान होती है, किस प्रकार से उसकी एडवर्ब होती है और उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है और उसकी मेन वर्ब क्या होती है। अब आगे जो हमारा पार्ट है वो है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। देखो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का जब भी हम अध्ययन करेंगे तो शुरुआत में हमें हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करने की जरूरत पड़ेगी कहीं ना कहीं पे भी। तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? हिंदी पहचान की। अब इसकी हिंदी पहचान क्या होती है वो देखो। इस टेंस में हिंदी वाक्यों के अंत में हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, आदि आते हैं। इस टेंस के जो भी हिंदी के सेंटेंस होंगे उसके अंत में क्या आएगा? रहा है, रही है, रहे हैं, ये आते हैं। अब इसके बाद में इसके आगे है एडवर्ब। क्योंकि कक्षा 9 का स्तर ये होगा वो सेकेंडरी स्तर आ जाएगा, तो उसमें क्या होगा, जिस प्रकार से 8वीं के स्तर में हमें टेंस के बारे में ज्यादा विस्तृत नॉलेज नहीं पूछा जाता था, लेकिन अब क्या होगा, टेंस का पूरा पूछा जाएगा। तो उसमें भरे जाएंगे करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तब हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? एडवर्ब की। यदि हमें एडवर्ब का पता चलता है कि यदि किसी सेंटेंस में नाउन आ रहा है NOW, तो ये क्या है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की क्या है? एडवर्ब है। आगे देखो एट दिस टाइम आ रखा है, तो ये भी क्या है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की। यदि आपके किसी भी सेंटेंस में एट दिस टाइम आ रहा है, एट दिस टाइम ये वर्ड आ रहा है, तो इसका मतलब वो सेंटेंस समझ जाना कौन से टेंस का है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का। और आगे देखो एट दिस मोमेंट आ रहा है, एट दिस मोमेंट ये आ रखा है, या ऐसे आ रखा है these days आ रखा है, या आ रखा है इन द मॉर्निंग, ध्यान रखना, इन द इवनिंग। यह वर्ड देखना ना कि ऐसे इवनिंग पे ध्यान चला गया तो इसका मतलब गलत कर दोगे। जैसे इन दिस इवनिंग आ गया, इन इसमें मैंने लिखा है आपको कंटिन्यूअस में इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग, और यदि ऐसे आएगा इन दिस मॉर्निंग, इन दिस इवनिंग, तो इसका मतलब वो चला जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट में। वो कहां पे चला जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट में। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि यदि हमारे एडवर्ब आ रही है, जैसे मतलब कि मैंने लिखा है एट दिस टाइम, कि बहुत ज्यादा स्टूडेंट है जो इन चीजों को कैचअप ही नहीं कर पाते हैं। वो क्या करते हैं, थोड़ा बहुत इसमें आधा अधूरा देखते हैं, थोड़ा बहुत इसमें रूपांतरित होगा एट दैट टाइम, ये आके कहां पे चला जाएगा? ये पास्ट कंटीन्यूअस में चला जाएगा। एट दैट मोमेंट पास्ट कंटीन्यूअस में चला है। ये यहां पे आ रखा है दीज डेज, दीज की जगह दोज आ गया, THOSE, दोज डेज, तो इसका मतलब वो कहां पे चला गया? पास्ट कंटीन्यूअस में चला गया। अब इसमें आ रखा है इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, यहां पे आ गया इन दिस मॉर्निंग, इन दिस इवनिंग, तो कहां पे चला गया? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। जब भी आप करो, आपका जो पेपर होगा उसमें क्या आएगा, चाहे 9th का पेपर हो चाहे 10th का, उसमें करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जरूर आएगी। साहित्य का आपके जो टेंस है वो 7 नंबर के चल रहे हैं, तो आप उसमें 7 नंबर के चल रहे हैं, तो उसमें से ये नहीं पूछेगा कि आपको कोई हिंदी का जो सेंटेंस दे दिया उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करवा लिया, ये इंग्लिश का सेंटेंस दे दिया उसको इंग्लिश में हिंदी में ट्रांसलेट करवा लिया। ऐसा कोई भी एक भी सेंटेंस नहीं आएगा, आपको आएगा बस करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, करेक्ट। जिस प्रकार से आगे बताऊंगा मैं, देखो किस प्रकार से आएंगे वो। इसके बाद में आती है हेल्पिंग वर्ब। अब देखो हेल्पिंग वर्ब, कल भी मैंने आपको बताया था, हेल्पिंग वर्ब वो होती है जो क्या करती है, जो मेन वर्ब की हेल्प करती है। मेन वर्ब की हेल्प करती है किसमें? फॉर्मेशन ऑफ टेंस, टेंस के निर्माण में। मतलब कि यदि हम जब तक हमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा ये कौन सा टेंस है। जैसे मान लो कि राइटिंग वर्ड लिख रहे हैं,
तो उसमें इज लगा रहे हैं तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो गया, वाज लगा रहे हैं तो पास्ट कंटीन्यूअस हो गया, शैल भी लगा रहे हैं, विल भी लगा रहे हैं तो फ्यूचर कंटीन्यूअस हो गया। हैज बीन या हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगा रहे हैं तो इसका मतलब वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो गया। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हेल्प करती है किसकी, मेन वर्ब की हेल्प करती है, मेन वर्ब होती है उसकी हेल्प करती है किसमें, फॉर्मेशन ऑफ टेंस, टेंस के निर्माण में। उससे ही हमें पता चलता है कि ये टेंस कौन सा है। अन्यथा जैसे हम फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हैं, सेकंड फॉर्म लगा रहे हैं, जैसे मान लो कि एक एग्जांपल दूं मैं, आस्क्ड, ये आस्क की देखो फॉर्म है, आस्क्ड, ठीक है। अब ये फर्स्ट फॉर्म है, देखो सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म समान है, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म समान है, हमें क्या पता चलेगा ये थर्ड फॉर्म आ रखी है या सेकंड फॉर्म आ रखी है, नहीं पता चलेगा। वैसे तो क्या दोनों वर्ड समान होंगे, लेकिन यदि इसके साथ में है जो ऑब्लिक है आ रखा है तो इसका मतलब ये कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तब हमें पता चलेगा यहाँ पे थर्ड फॉर्म आ रखी है। यदि ये वर्ड अकेला आएगा तो इसका मतलब इसको मानेंगे हम सेकंड फॉर्म है। तो ये बात ध्यान में रखनी है कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या करती है, टेंस के फॉर्मेशन में, टेंस के फॉर्मेशन में जो मेन वर्ब की क्या करती है, हेल्प करती है, मदद करती है। हेल्पिंग वर्ब इस टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट एक वचन करता जैसे ही है, सी है, इट है, और सिंगुलर नाउन है। नाउन तो जानते होंगे, नाउन किसको बोलते हैं, संज्ञा, नेम ऑफ द प्लेस पर्सन और थिंग, नेम ऑफ द प्लेस पर्सन और थिंग, किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। यदि यहाँ पे किसी स्थान का नाम आ गया, किसी वस्तु का नाम आ गया या किसी व्यक्ति का नाम आ गया तो अब उसको मानेंगे एक वचन संज्ञा हो। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर आई सब्जेक्ट के साथ एम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग एम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है, यदि हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है तो उसके साथ में यदि सब्जेक्ट प्लूरल है, जैसे यू आ रखा, दे आ रखा, वी आ रखा या कोई प्लूरल नाउन आ रखी है तो उसके साथ में हम क्या करेंगे, आर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। और आई है, आई सब्जेक्ट के साथ क्या करेंगे, यदि हमारा जो भी सेंटेंस है उसमें सब्जेक्ट है वो आई आ रखा है तो उसमें प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में एम हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। उसके बाद में देखो मेन वर्ब, मेन वर्ब, इसका मैंने आपको ट्रिक बताया था कि जहां पे भी नाम कंटीन्यूअस आ रखा है कि जहां पे भी नाम कंटीन्यूअस आ रहा है, यदि आप कोई से भी टेंस पढ़ रहे हो, सिंपल है, जो हमारा टेंस सिंपल है, इंडेफिनिट है, तो ये वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। इसमें एक अपवाद रहता है, पास्ट सिंपल का अफर्मेटिव सेंटेंस, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। कंटीन्यूअस जहां पे भी कोई सा भी कंटीन्यूअस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगती है। परफेक्ट होते तीन, प्रेजेंट का, परफेक्ट, पास्ट का, फ्यूचर का, तीनों में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। ये बात ध्यान में रखना कि किस प्रकार से, क्योंकि बार-बार हमें रटने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, कि जहां पे भी नाम हमारा ध्यान याद आना चाहिए कि ये
टेंस कौन सा है? कंटीन्यूअस है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। कंटीन्यूअस नाम आते हैं वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। यहाँ पे यदि प्रेजेंट परफेक्ट होता तो क्या हो जाता है, यहाँ पे परफेक्ट आते ही थर्ड फॉर्म होनी चाहिए, लेकिन यदि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, इसमें नाम कंटीन्यूअस आ गया दोबारा, तो वहां पे भी कंटीन्यूअस नाम आते ही क्या हो जाएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब मैं आपको बता रहा था कि जैसे करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब कैसे भरी जाती है, देखो ऐसे आएगी। इस प्रकार से आपके सेंटेंस आएंगे पेपर में। इस प्रकार से 9th का जो पेपर होगा, ये 9th का और 10th का दोनों समान पेपर होते हैं, उसमें इस प्रकार का जो एग्जांपल आएगा किसका, टेंस के संदर्भ में। अब हमें देखना है, मैंने आपको एडवर्ब लिखाई है, उसके अकॉर्डिंग आप जाओगे तो नाउ कौन से टेंस में लगता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में सी है, सिंगुलर है, तो इज प्लेइंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इस प्रकार से भरा जाएगा, ना कि हम अपने अर्थ पे भर सकते हैं। अब जैसे कहते हैं एट दिस मोमेंट, एट दिस टाइम, इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग या दिस डेट, ऐसा वर्ड आ रखा है, तो आपको क्या करना है, इसमें दिया हुआ है तो इसको मानना प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में सब्जेक्ट पे जाना, सब्जेक्ट सिंगुलर तो इसका प्रयोग कर देना, प्लूरल है तो आर का प्रयोग कर देना, आई है तो एम का प्रयोग कर देना, और उसके साथ में क्या करना है, आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग करना है। उसके बाद में आते हैं सेंटेंस के फॉर्मेशन पे। भाई सेंटेंस किस प्रकार से बिल्डअप किए जाते हैं, भाई जैसे मान लो कि हमें क्या पता चलता है कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, उसके हमें अफर्मेटिव सेंटेंस भी करने, नेगेटिव करने, इंट्रोगेटिव करने, इंटरोगेटिव नेगेटिव करने। तो उनका यदि हमारे पास स्ट्रक्चर होगा, यदि जिस स्टूडेंट को स्ट्रक्चर मालूम है, तो इसका मतलब उसको कहीं पे भी जो सेंटेंस बिल्डअप कर रहा है तो उसमें कहीं पे भी गलती होने की संभावना नहीं रहती है। शुरुआत में आते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, AFFIRMATIV, अफर्मेटिव सेंटेंस। शुरुआत में देखो इसकी ऐसा अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, कौन से टेंस का, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का। हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट कर रहे हैं तो शुरुआत में रखा जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद में इज ऑब्लिक आर ऑब्लिक एन। ऑब्लिक का मतलब होता है तीनों, जहां पे भी ऑब्लिक लगा हुआ है ना तो इसका मतलब 1 2 3 तीनों में से एक का प्रयोग होगा, किसी का भी कर दो। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये सेंटेंस स्ट्रक्चर रहता है। जैसे वह खाना पका रही है, एक लड़की के लिए वह है, तो यहाँ पे हो जाएगा सी, इज आ जाएगा, क्यों, सब्जेक्ट हो गया सी, और इज आर एम में से एक को लगाना है तो हमें यहाँ पे क्या लगाएंगे, सी के साथ इज का प्रयोग किया जाता है, ना कि आर का किया जाता है, ना कि एम का किया जाता है। इज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पकाने, पकाने को कुक बोलते हैं, कुक की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हो जाएगी कुकिंग, और ऑब्जेक्ट हो जाएगा फूड। इसके अकॉर्डिंग सेंटेंस स्ट्रक्चर है, उसके अकॉर्डिंग रखते जाओ, आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, कंप्लीट सही हो जाएगा। तुम बाजार जा रहे हो तो इसमें क्या जाएगा, यूं, यूं प्लूरल होता है तो यूं आर, गो की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी गोइंग टू मार्केट। अब देखो मैंने आपको एक बात बताई थी कि यदि कोई पहले से आ रखा है तो पहले से पहले आपको क्या करना है, टू प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है। पहले से पहले आपको क्या करना है, टू प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है। हम गृह कार्य कर रहे हैं, हम गृह कार्य कर रहे हैं, तो हम का क्या हो जाएगा, वी प्लूरल है तो आर, करने को बोलते हैं डू, तो डू की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी क्या हो जाएगी, डूइंग, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट है होमवर्क। डू एक प्रब होती है डू, या फर्स्ट फॉर्म प्लस है, डू का अर्थ होता करना, कहीं पे भी हम डन भी लिखेंगे, कहीं पे जैसे यदि जहां पे वर्ब की सेकंड फॉर्म काम में लेनी है कि हम गृह कार्य करते थे, तो क्या होगा, हम गृह कार्य करते थे, वी डिड होमवर्क, क्योंकि ये पास्ट सिंपल का है, पास्ट सिंपल में जाएंगे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म डू की सेकंड फॉर्म क्या होगी, डिड होगी।
नेगेटिव सेंटेंस में आएगा शुरुआत में सब्जेक्ट प्लस इज ओब्लिक आर ओब्लिक एम प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये होगा सेंटेंस स्ट्रक्चर, क्योंकि 3 नंबर पे क्या आ जाएगा, नोट का प्रयोग आ जाएगा। शुरुआत में होगा सब्जेक्ट, उसके बाद में इज ओब्लिक आर ओब्लिक एम प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट होगा। अब देखो वह झूठ नहीं बोल रहा है, वह का क्या हो जाएगा ही, उसके बाद में इज, उसके बाद में नोट, बोलने को बोलते हैं स्पीक, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हो जाएगी स्पीकिंग और ऑब्जेक्ट हो गया राइट। शुरुआत में क्या लगाया हमने, तो सब्जेक्ट का यूज किया, उसके बाद में इज ओब्लिक आर और एम में से एक का प्रयोग करना था, तो ही सिंगुलर था, तो सिंगुलर के साथ हमने किसका प्रयोग किया, इसका प्रयोग किया। उसके बाद में नोट, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। आगे देखो हम गाना नहीं गा रहे हैं, तो वी आर नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, वी आर नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, वी आर नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, हम गाना नहीं गा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे वी क्या था, प्लूरल था, तो प्लूरल के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, आर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। देखो इसमें मिलाते जाओ, क्योंकि यदि सेंटेंस स्ट्रक्चर आपका सही है तो इसका मतलब आप क्या करोगे, सेंटेंस सही है। 1 नंबर पे हमने क्या किया था, सब्जेक्ट लगाया, 2 नंबर पे इज ओब्लिक आर एम में से एक का प्रयोग कर दिया, 3 नंबर पे नोट का प्रयोग कर दिया, 4 नंबर पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो सिंग की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी सिंगिंग हो गई, उसके बाद में क्या आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया। बस इतना ही काम। बच्चे दूध नहीं पी रहे हैं, बच्चे दूध नहीं पी रहे, तो चिल्ड्रन, चिल्ड्रन बहुवचन है, तो क्या हो जाएगा, आर नॉट ड्रिंकिंग और उसके बाद में रहेगा मेरी, इस प्रकार से। उसके बाद में अगला सेंटेंस है वो होगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस किसको, कल भी मैंने आपको बताया था कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस उसको बोला जाता है जिसमें क्या होती है, इंग्लिश के जो सेंटेंस होंगे उसमें जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो शुरुआत में आएगी और अंत में क्वेश्चन मार्क आएगा, और हिंदी के जो सेंटेंस होंगे उसमें क्या होगा, जो सेंटेंस की शुरुआत वो क्या से होगी और अंत में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, तब हम उसको क्या मानेंगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंस मानेंगे। तब क्या मानेंगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंस मानेंगे। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा, शुरुआत में इज आएगा या आर आएगा या एम आएगा, तीनों में से एक आएगा, क्योंकि इस जो टेंस है इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज ओब्लिक आर ओब्लिक एम। तो हमें क्या करना है, इंग्लिश के जो सेंटेंस होंगे उसके शुरुआत में क्या रखना है, हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होगी उसको इंग्लिश के सेंटेंस के शुरुआत में रखना है, उसके तुरंत बाद में आएगा सब्जेक्ट, उसके तुरंत बाद में आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और उसके बाद में आएगा ऑब्जेक्ट और अंत में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, क्योंकि ये सेंटेंस है वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इंटेरोगेटिव का हिंदी में मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य, तो प्रश्नवाचक हमें कोई क्वेश्चन राइज कर रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। देखो क्या विद्यार्थी क्या विद्यार्थी टेंस सीख रहे हैं, क्या विद्यार्थी टेंस सीख रहे हैं, क्या विद्यार्थी टेंस सीख रहे हैं, तो क्या आ गया, विद्यार्थी प्लूरल है, क्यों सिंगुलर होता तो क्या विद्यार्थी टेंस सीख रहा है,
सीख रहा है। अब सीख रहे हैं प्लूरल के लिए आ रखा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर स्टूडेंट्स लर्निंग आर स्टूडेंट लर्निंग टेंस। लर्न का मतलब होता है सीखना, इसमें लगानी क्या है, फर्स्ट फॉर्म प्लस से आईएनजी लगानी है। तो हमने क्या कर दिया था, लर्न के साथ में फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ऐड कर दिया था, तो ये सेंटेंस क्या बन गया, आर स्टूडेंट्स लर्निंग टेंस। देखो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा, उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा इज ओब्लिक आर ओब्लिक एम प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस से ऑब्जेक्ट होगा। तो इसमें से तीनों में शुरुआत में जो हेल्पिंग वर्ब आई है, ऑब्लिक का मतलब ये ध्यान में रखना आपको, हिंदी में अथवा या इंग्लिश में और का मतलब ये अथवा ही होता है। तो अथवा जैसे मान लो कि आपका बोर्ड, जैसे मान लो कि कोई किसी भी एग्जाम का पेपर हो रखा है, तो उसमें यदि आपको अथवा दिया हुआ आ रहा है, तो आप मतलब आप क्या समझते हो, अथवा का मतलब है और का मतलब है या तो ऊपर वाला कर दो या नीचे वाला कर दो। तो ये ऑब्लिक का मतलब क्या होता है, अथवा या और होता है। तो इन तीनों में से जहां जहां पे भी ऑब्लिक लगा है, तो मतलब इन तीनों में से आपको एक का यूज करना है। इसका करो तो हेल्पिंग वर्ब, जैसे मान लो कि सिंगुलर है तो इसका करो, प्लूरल है तो आर का करो, और आई सब्जेक्ट है तो आपको क्या करना है, एम हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। क्या माली बगीचे में पानी दे रहा है, क्या माली बगीचे में पानी दे रहा है, तो माली क्या है, सिंगुलर है तो इज। गार्डनर पानी देने को बोलते हैं वाटरिंग, बराबर वाटर यानी पानी देना, तो वाटरिंग इन द गार्डन। क्या वह हिंदी पढ़ा रहा है, क्या वह हिंदी पढ़ा रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा इज ही टीचिंग, पढ़ाने को टीच बोलते हैं तो टीचिंग हो जाएगा, टीचिंग हिंदी, ट्यूशन मार्क, ये ट्यूशन मार्क लग जाएगा। इस प्रकार से इंटरोगेटिव सेंटेंस का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो बन जाएगा। अगला हमारा सेंटेंस होगा वो होगा नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस। वो होगा नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर शुरुआत में आ जाएगा इज ओब्लिक आर ओब्लिक एम प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब देखो इंटरोगेटिव तो है ही है, इंटरोगेटिव तो है ही है, सेम वैसा का वैसे इंटरोगेटिव तो है ही है, तो हमें जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो शुरुआत में रखनी पड़ेगी, उसके बाद में सब्जेक्ट आ जाएगा। इसके बाद में बोला कि नेगेटिव है, तो नेगेटिव का मतलब है 3 नंबर पे नोट आना चाहिए। ये बात मैंने आपको कल भी बताई थी कि यदि जो भी नेगेटिव सेंटेंस है उसमें क्या किया जाता है, हमारा जो सेंटेंस है उसमें 3 नंबर पे, जो टेंसों वाले जो सेंटेंस है उनमें क्या किया जाता है, 3 नंबर पे नोट का प्रयोग किया जाता है। तो पहले की जो ओब्लिक आर ओब्लिक एम मतलब एक ये हो गया, उसके बाद में 2 नंबर पे सब्जेक्ट हो गया और 3 नंबर पे नोट, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और उसके बाद में ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। अब देखो इसके सेंटेंस देखो, एक नंबर क्या वह पत्र नहीं लिख रहा है, इज ही नॉट राइटिंग ए लेटर।
इज ही नॉट राइटिंग ए लेटर। इज आ गई, वो हेल्पिंग वर्ब आ गई, उसके बाद में सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट था ही, इसलिए हमने इसका प्रयोग किया था। उसके बाद में नॉट, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट, WRITE, राइट प्लस ING, तो राइटिंग हो गया, ए लेटर, ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब एक बात आपको और ध्यान में रखनी है, यदि किसी वर्ब के अंत में, यदि किसी वर्ब के अंत में ई आ रखा है, ई, तो यदि आप उसमें ING लगा रहे हो तो क्या करना, आपको ई को हटा देना, ING लगा देना है। देखो बहुत ज्यादा एग्जांपल होंगे, कम ING लगानी है तो ये ऐसे बनेगा कमिंग, ई हटाना, ING लगाना है। EING लगा दिया तो गलत हो जाएगा। मेक MEKE, मेक यानी बनाना, तो मेक का हो जाएगा मेकिंग, MAKING, MAKEING नहीं होगा, EING करते ही गलत हो जाए। तो राइटिंग में WRITE, ई आता है, तो राइटिंग ये हो जाएगा WRITING, की हटा देंगे। गिव GIVE, तो क्या हो जाएगा GIVING, ई को हटा देना, ई की जगह क्या कर देना, हमें ING फॉर्म लगा देंगे। क्या है, खेत नहीं जोत रहे हैं, तो आर दे नॉट फ्लोइंग फील्ड। क्या वे खेत नहीं जोत रहे हैं, क्योंकि इसमें आपका प्रयोग क्यों हुआ, क्योंकि दे है वो क्या था, यहाँ पे प्लूरल है, तो प्लूरल होगा तो उसके साथ में हम क्या करेंगे, आर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, ना कि इज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, ना कि एम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। क्या मैं विद्यालय नहीं जा रहा हूं, क्या मैं विद्यालय नहीं जा रहा हूं, तो am I not going to school। यहाँ पे एम का प्रयोग क्यों हुआ है, क्योंकि ये क्या था, यहाँ पे जो इसका सब्जेक्ट है वो क्या है, आई है, तो आई सब्जेक्ट के साथ हम क्या करेंगे, इस हेल्पिंग वर्ब का, आर हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं कर सकते, तो उसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, एम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे।